नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे बंधन के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। इस फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2016 में हुआ था। लगभग 1140 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। फंड की तमाम बारीकियों को समझेंगे, एज इन कहाँ एक्सपोजर है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या इन्वेस्टमेंट राशनालय है और किस तरीके की अप्रोच लेकर ये फंड आगे बढ़ेगा। इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रतीक पोद्दार मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज हैं बंधन एएमसी से। प्रतीक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बंधन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, पर पहले क्विक आउटलुक करंट मार्केट्स पर आपकी तरफ से क्या रहेगा? कैसे देखते हैं आप मार्केट्स, जहां पर इंडेक्स को देखें तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर देखें, पॉकेट स्पेसिफिक होकर देखें तो कई पॉकेट्स हैं जो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही हैं, जहां पर चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन अभी भी रिच हैं। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट के मूड को करंट लेवल्स पर, और यहां से आगे के लिए आउटलुक क्या है? श्योर, थैंक्स। सो देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो अर्निंग्स हैव बीन थोड़ा सबड्यूड। और हमें ये लगता है कि अगर आप पिछले 6 महीने देखेंगे, क्लियरली द पॉलिसी मेकर्स जो आरबीआई है एज वेल एज गवर्नमेंट है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है ये, और उन्होंने काफी स्टेप्स किए हैं टू बूस्ट द ग्रोथ आउटलुक और इकोनॉमी आउटलुक। तो दो तीन चीजें जो प्ले आउट हुई है, पहले तो आई थिंक इनकम टैक्स कट्स आ गए, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स कट आ गए, तीसरा क्लियरली जीएसटी रैशनलाइजेशन भी हो गया है। सो ये तीन कंबाइंड हमें लगता है कि अगर आप 6, 9 और 1 साल यहाँ से आगे की तरफ देखेंगे, क्लियरली अर्निंग्स विजिबिलिटी और अर्निंग्स आउटलुक इज इम्प्रूविंग एट द मार्जिन। विच मी जिसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 सवा साल या 2 साल का व्यू लूँ, क्लियरली अर्निंग्स ग्रोथ विल कम बैक। क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और इसके साथ आई थिंक मल्टीपल्स अगर आज हम देखेंगे, दे आर एटलीस्ट फेयर मल्टीपल्स हैं, एलिवेटेड मल्टीपल्स नहीं है। विच मीन्स अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है, जो हमारा व्यू है इन द नेक्स्ट 1-2 years, मार्केट शुड बी इन लाइन विथ अर्निंग्स ग्रोथ। द ओनली और एक ओनली प्रॉब्लम जो थोड़ा सा मुझे दिखता है, वो है सप्लाई ऑफ पेपर। अगर आप देखेंगे, आईपीओज आज भी बहुत जोर से आ रहे हैं, काफी मात्राएं में आईपीओज एज वेल एज ब्लॉक्स, क्यूआईपी एक्सेट्रा हो रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा स्लाइटली एनवायरनमेंट सबड्यूड हो जाता है, बिकॉज रिटेल डोमेस्टिक फ्लोज आर क्वाइट स्ट्रांग, बट उसके सामने यू ऑल्सो आपको ये फ्लोज भी आ जाते हैं, जिसके वजह से थोड़ा फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव में भी ये सप्लाई ऑफ पेपर रहे। बट अगर आपका मीडियम टर्म व्यू है 1-2 साल का, आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ, जैसे मैंने बोला, विल कंटिन्यू टू और विल स्टार्ट कमिंग बैक। ये काफी स्ट्रांग रहेंगी, और उसके साथ ही मार्केट शुड ऑल्सो परफॉर्म इन लाइन विथ अर्निंग्स ग्रोथ। ओके अच्छा प्रतीक, इस शो के जरिए ही पिछले कुछ महीनों में हमने हमेशा मार्केट पर आउटलुक लिया है, सेक्टर्स पर बातचीत की है। एक कॉमन परसेप्शन जो हमें सुनने को मिला वो ये कि जो डोमेस्टिक थीम्स हैं वो अच्छा करेंगे, फिर चाहे वो कंजम्पशन हो, पावर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, क्विक कॉमर्स ही क्यों ना हो। आपको भी लगता है कि इन यही थीम्स हैं जो कि फ्लेवर रहेंगी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? वैल्यूएशन कंफर्ट इन थीम्स में कितना है, क्योंकि आप ऑटोज को देखिए कितना चल चुके हैं, बारिंग एक दो स्टॉक। क्या व्यू है आपका? कौन सी पॉकेट्स है जो यहाँ से लीड करेंगी, जहाँ पर वैल्यू नजर आ रही है? कौन सी पॉकेट्स है जो कि अंडर परफॉर्म कर सकती हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरे हिसाब से भी कंजम्पशन आई थिंक विल लीड दिस मार्केट। अगर आप पिछले 6 महीने देखेंगे तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे पहले मैंने बताया, इनकम टैक्स कट्स आ गए, उसके बाद वेरी गुड मॉनसून्स हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर रूरल। इंटरेस्ट रेट कट हो गए हैं, और लास्टली जीएसटी रेट्स भी रैशनलाइज हुए हैं। सो अर्बन कंजम्पशन के लिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स आई थिंक विल स्टार्ट कमिंग बैक, बिकॉज जीएसटी रेट्स कम हो गए हैं। और इसी हिसाब से आई थिंक अगर आप 1 या 1.25 साल या 2 साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कंजम्पशन विल कम बैक। अभी कंजम्पशन में भी देर आर माइक्रो पॉकेट्स, देर आर मेजर पॉकेट्स टू लुक एट। जैसे आपने ऑटोज बोला, आई थिंक ऑटोज शुड कंटिन्यू टू डू वेल फ्रॉम हियर ऑन ऑल्सो। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी रैली देखी है हमने इस सेक्टर में। बट इन जनरल आई थिंक कंजम्पशन एज वन पैक शुड डू वेरी वेल। इसके साथ मुझे ऑल्सो ये भी लगता है कि अगर आप पावर देखें, और इन पावर स्पेशली दिस ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग, जैसे हम रेन्यूएबल्स, आई मीन कोल बेस्ड ग्रिड से और फॉसिल फ्यूल ग्रिड से हम रेन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं, तो एनी कंपनी इन एनर्जी ट्रांजिशन, ये आई थिंक एक ग्लोबल थीम है, ये कोई इंडिया थीम नहीं है मेरे हिसाब से। ओके तो एनी कंपनी अगर जो एनर्जी ट्रांजिशन में आपको एड करेगी,
दैट थीम शुड डू वेरी वेल, और ये हमें ग्लोबली भी दिख रहा है। तो अगर आप ग्लोबली लॉट ऑफ दीज सेक्टर्स विच पार्टिसिपेट इन क्लीन एनर्जी, अगर आप इनको देखेंगे, दे हैव डन वेरी वेल, एंड आई थिंक दैट वो अच्छा करना चाहिए फ्रॉम अ नेक्स्ट 1 to 2 years। सो ये एक दूसरा थीम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा स्लाइटली अंडर अप्रिशिएटेड इज रियलिटी। हमें रियलिटी भी काफी पसंद है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टैक्टिकली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन, वैल्यूएशंस आर क्वाइट रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आपका 1-1.5 साल का व्यू, आई थिंक हाउसिंग डिमांड कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, कंसोलिडेशन कंटिन्यूज टू बी एक थीम है विद इन रियल एस्टेट वेयर कंसोलिडेशन इज हैपनिंग। तो ये 2-3 पॉकेट्स हैं और 2-3 थीम्स है जो हमें बहुत पसंद है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए, ये तो थीम्स की बात हुई, मार्केट्स पर आउटलुक हुआ, लेकिन अब बात करते हैं बंधन के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की। और मैं इस फंड के डिटेल्स पढ़ रही थी प्रतीक। इसमें सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो ये है कि ये एक्टिवली मैनेज फंड है और ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो अगर मैं हाइब्रिड फंड के कॉन्टेक्स्ट में अग्रेसिव को समझना चाहूँ तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इस अग्रेसिव अप्रोच को इस फंड रिलेटेड? फिर चाहे वो रिस्क की बात हो, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की बात हो, या फिर इक्विटी एक्सपोजर की बात हो। जरूर जरूर। सो देखिए, अगर आप हाइब्रिड्स को इन जनरल एज अ कैटेगरी देखिए, एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगा कि अगर आप लेट्स से 2020 से 2023-24 वाज अ पीरियड जहां हम एसेट एलोकेशन एज अ स्ट्रैटेजी भूल गए, बिकॉज इक्विटीज ने इतना अच्छा किया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि एसेट एलोकेशन इज समथिंग जो हमें फॉलो करना चाहिए। और लास्ट 1 year में हमने देखा है कि मार्केट्स हैव रिमेन फ्लैट, बट गोल्ड और डेट हैज एक्चुअली स्लाइटली आउट परफॉर्म्ड equity. So clearly, asset allocation has now come back into fore. And within that, aggressive hybrid category is a category जिसमें हम equity share anywhere between 65 to 80% रखते हैं, and the rest is debt. So you get best of, आपको both of worlds का best मिलता है, where you have some bit of debt, because क्या होता है equity में market corrections are inevitable. Market corrections will always happen. एंड जब आपके पास थोड़ा बहुत डेट होता है, दो चीज होती है, ऑटोमेटिकली डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, विच मीन्स आप वापस से अपना इक्विटी पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। और दूसरा, वोलेटिलिटी में भी एड करता है, आपके ड्रॉप डाउन आर नॉट एज शार्प एज लेट्स से अगर आपका 100% इक्विटी में पोर्टफोलियो हो। अगर आप हमारे अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी की बात करें, ये जो एक फंड है, ये हम जनरली, अगर आप टारगेट बैंड जैसे मैंने बताया बिटवीन 65 to 80 रहता है, हम जनरली ऑन द हायर एंड रहते हैं, एनीवेयर बिटवीन 75 to 80। और विद इन दिस इक्विटी ऑल्सो हमारे पास ब्लेंड ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल रहता है। So we would generally have maybe 60 to 65% large, depending on again valuation कैसे trend हो रहे हैं. There will be a blend of large, mid and small, and then finally debt portion रहता है. So that is how this aggressive hybrid equity is defined. ओके अच्छा, तो जैसे आपने खुद मेंशन किया, मैं एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन देख भी रही थी प्रतीक, 75 to 80% के आसपास का एक्सपोजर इक्विटी में है, 20-25% आपका डेट में है। तो मैं दो चीज़ें यहाँ पर समझना चाहती हूँ। पहले तो ये कि आपका जो कोर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इस फंड के पीछे वो क्या है। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि 65 to 80% के रेंज में इक्विटी एक्सपोजर रहता है, जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब कैसे आप एग्जैक्टली अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करते हैं विद रिगार्ड्स टू एक्सपोजर? रिसेंटली कब आपने इस एलोकेशन को ऊपर नीचे किया था, या फिर ये सेट फॉर्मेट ही है 75-80% का जो चला आ रहा है? नहीं, जरूर देखिए, इक्विटी लेवल्स डिपेंड ऑन वैल्यूएशंस एंड आवर व्यू ऑन मार्केट। तो अगर हमें लगता है कि वैल्यूएशंस आर इन योर फेवर, वी विल इंक्रीज आवर इक्विटी लेवल्स। और जब हमें लगता है कि वैल्यूएशंस आर नॉट इन फेवर, देन हम दो चीज करते हैं। पहले तो हम विद इन आवर इक्विटी पोर्टफोलियो हम लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, या एनी सेक्टर जहां हमें अर्निंग सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है, हम पोर्टफोलियो उस तरफ टिल्ट करते हैं। दैट इज वन। एंड ओवरऑल हम स्लाइटली अपने इक्विटी लेवल्स भी कम कर देते हैं। सो स्लाइटली ये डायनेमिकली मैनेज पोर्टफोलियो है। और द ब्यूटी अबाउट दिस फंड इज कि जब इक्विटी मार्केट रियली करेक्ट होते हैं, दो चीज होती है, ऑटोमेटिकली इक्विटी लेवल्स कम हो जाते हैं और डेट लेवल्स बढ़ जाते हैं, विच मीन्स ऑन दैट डे आप ऑटोमेटिकली उस दिन रीबैलेंस कर सकते हो। और जब आपको बहुत अच्छे प्राइजेस मिलते हैं मार्केट में, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, जैसे हमने ये जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपको याद हो 2025 में भी देखा है, वेयर मिड एंड स्मॉल कैप्स हैड करेक्टेड ब्रूटली। और हमने उस वक्त क्या किया था, लॉट ऑफ आवर लार्ज कैप पोर्टफोलियो और एक्सपोजर वी मूव टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, प्लस वी इंक्रीज्ड आवर एक्सपोजर आल्सो ओवरऑल ऑन द इक्विटी साइड। तो ये एक डायनामिकली मैनेज प्रोसेस है जो हम फॉलो करते रहते हैं टू मैनेज रिस्क एंड रिवॉर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। एंड 20% जो डेट होता है हमेशा, दैट एक्चुअली लोअर्स द वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो।
सो ऑन वीक डेज, ऑन ड्रॉडाउन डेज आपको दिखेगा कि रिस्क एडजस्टेड दिस गिव्स अ बेटर रिटर्न, बेटर रिटर्न एज अ कैटेगरी ओके वर्सेस अ प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो। ओके अच्छा, आपने कहा डायनामिकली मैनेज्ड फंड है, तो आई एम श्योर जो मॉनिटरिंग होती होगी फंड की परफॉर्मेंस की वो डे टू डे बेसिस पे होती होगी, बट व्हेन यू से कि डायनामिकली मैनेज फंड है, क्या वेन एवर वेयर एवर नीडेड एक्सपोजर को कम ज़्यादा किया जाता है कंसर्न पॉकेट सेक्टर्स स्टॉक्स को लेकर, या फिर कोई भी कंपनी आपने पिक की है, लार्ज कैप्स का कोई कॉम्पोजिशन है, स्मॉल कैप्स का है या मिड कैप्स का है, कोई सेट फॉर्मेट है कि उसको एटलीस्ट 3 महीने दिया जाता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरे, या फिर वेर एवर नीडेड बदलाव किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉक परफॉर्मेंस मार्केट परफॉर्मेंस? नहीं, देखिए, हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है। तो राइट। अगर हम बिजनेसेस बाय कर रहे हैं, सो हम जनरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। बट अगर हमें कोई डिसलोकेशंस दिखते हैं मार्केट में, ओके वेयर देयर इज एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, स्टॉक, और इन अ कैटेगरी, तो हम उसमें प्रॉफिट बुक जरूर करके वी मूव टू अदर सेक्टर्स और कैटेगरीज जहां हमें ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इट हैपेंस, इट इज नॉट कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है कि हम इतना ही एक्सपोजर मेंटेन करेंगे। डिपेंडिंग ऑन आर व्यू और द वैल्यूएशन एंड रिस्क रिवॉर्ड, हम डायनामिकली से एडजस्ट कर देते हैं। ओके अच्छा, ये 20-25% जो डेट में एक्सपोजर है ये एग्जैक्टली कहाँ है? गोल्ड सिल्वर में भी कुछ एक्सपोजर है क्या? नहीं, ये कैटेगरी में एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई एक्सपोजर ऑन गोल्ड एंड सिल्वर नहीं है। ओके दिस इज प्योर डेट फंड्स, एंड विद इन डेट फंड्स हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके सॉवरेन बॉन्ड्स एंड ट्रेप्स, ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें डेट पोर्टफोलियो इज बाइफरकेटेड। ओके तो यानी जो ये लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इनमें एवरेज मैच्योरिटी या ड्यूरेशन प्रोफाइल किस तरीके का है? सो ये अगेन देखिए, हम डायनामिकली मैनेज करते हैं बेसिस Okay. हमारा व्यू ऑन इंटरेस्ट रेट साइकिल, ओके करेक्ट। और हमारे पास इंटरनल कैप्स भी होते हैं कि हम कितना बड़ा ड्यूरेशन रिस्क ले सकते हैं या हम कितना कम ड्यूरेशन रिस्क ले सकते हैं। ओके तो अगेन, डिपेंडिंग ऑन आर व्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल, हम उस हिसाब से ड्यूरेशन को एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो कभी आपको दिखेगा कि अगर आप 1 साल का पोर्टफोलियो देखेंगे, एट टाइम्स आपको दिखेगा हमने बहुत बड़े ड्यूरेशन कॉल्स लिए हैं। और इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा व्यू है कि एटलीस्ट द फंड हाउस व्यू इज कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ से बहुत बड़ी कटौती नहीं होनी चाहिए, और उस हिसाब से ड्यूरेशंस आर स्लाइटली ऑन द लोअर एंड। ओके अच्छा, अब लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कॉम्पोजिशन में आते हैं। जो भी कॉन्वर्सेशन आपसे हुआ प्रतीक, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि लार्ज कैप्स पर आप ज़्यादा बेट कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा कंफर्ट आपको दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन परसेंटेज टर्म्स में भी लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप्स वर्सेस स्मॉल कैप्स कितना है? जरूर। सो आपने सही बोला। देखिए, अगर आप लार्ज मिड एंड स्मॉल में, अगर आज के दिन हमारा या लेट्स से लास्ट पब्लिश पोर्टफोलियोज के हिसाब से आप हमारा एक्सपोजर देखेंगे, तो एनीवेयर बिटवीन 60% लार्ज रहेगा, द रेस्ट वुड बी मिड एंड स्मॉल। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये अगेन इट्स अ फंक्शन ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर हमें लगेगा कि मिड कैप्स हैव करेक्टेड अ लॉट एंड दे आर ऑफरिंग यू अ बेटर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, हम उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आज जैसे आपने सही कहा कि एज ऑफ नाउ आज हमें लगता है कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारा पोर्टफोलियो उसके तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। बट दिस कैन चेंज इन फ्यूचर। ओके अच्छा, आप सेक्टर एलोकेशन प्रोसेस को और समझना चाहेंगे आपसे प्रतीक। अभी करंट फोकस आपका किन सेक्टर्स पर है इस फंड के थ्रू? कहाँ ओवरवेट है, कहाँ अंडरवेट है? जरूर। सो देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने जैसे भी कहा कि एक कंजम्पशन इज अ बिग एरिया ऑफ फोकस फॉर अस। हमें लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड ओवर अ नेक्स्ट 1-2 years शुड डू वेरी वेल। तो दैट इज वन बिग सेक्टर जिसमें हम ओवरवेट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो अगेन बड़े सेक्टर हैं जहां हमने ओवरवेट पोजीशंस ली हुई हैं। हेल्थ केयर इज वन अनदर एरिया, एंड स्पेशली डोमेस्टिक हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल्स हो गए या डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हो गए, अगेन वेरी स्टेबल डिमांड होती है। एंड अगर आप 3 या 4 साल का व्यू लेंगे, जो जैसे इंडिया एज हो रहा है, द डिजीज बर्डन इंक्रीज हो रहा है इंडिया का, डिमांड फॉर फार्मा विल इंक्रीज। तो एंड विद दैट ऑल्सो द डिमांड फॉर क्वालिटी केयर इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये भी बढ़ेंगे हमारे हिसाब से। तो उस हिसाब से हम हेल्थ केयर पे भी ओवरवेट हैं। सो हेल्थ केयर, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये 3 बिग पोर्टफोलियो के ओवरवेट्स हैं एज ऑफ नाउ। ओके तो हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर
बेट कर रहे हैं प्रतीक इस फंड के थ्रू। क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनफैक्ट कि स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी जो होती है इस फंड की वो किस तरीके की होती है और कौन से इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करेगा, कितना टाइम होराइजन लेकर चलें, तमाम बातों को समझेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज हम बातचीत कर रहे हैं बंधन के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रतीक पोद्दार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज हैं बंधन एएमसी से। ब्रेक में जाने से पहले हमने काफ़ी कुछ चर्चा करी इस फंड को लेकर, कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, लार्ज कैप मिड कैप्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, कोर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन अब स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो प्रतीक, अगला सवाल यही रहेगा कि जब स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से होती है तो एग्जैक्टली क्या अप्रोच आप लेकर चलते हैं। कई सारे पैरामीटर्स आई एम श्योर आपके रडार पर होते हैं, फिर चाहे वो वैल्यूएशंस हो, अर्निंग ग्रोथ हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम वन बाय वन समझना चाहें तो टॉप प्रायोरिटी पर क्या रहता है आपके वाइल पिकिंग स्टॉक्स? नहीं, देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इन जनरल इज हम लॉन्ग टर्म अप्रोच लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम बिजनेसेस बाय कर रहे हैं एंड द आइडिया इज कि आप ये बिजनेसेस को 3, 5 और 7 इयर्स या 10 इयर्स के लिए होल्ड करिए। सो उस हिसाब से हम जनरली लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा है, हम रीजनेबली डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बिलीव नहीं करते हैं। हम जनरली 50 to 60 businesses लेंगे or it could be even more depending on various factors. And lastly, the third point is deep research. देखिए, research is the foundation on which the portfolio is constructed. तो हम बड़े मैक्रो कॉल्स नहीं लेते इस पोर्टफोलियो में। जब भी ये पोर्टफोलियो हम जैसे जिस हिसाब से हम मैनेज करते हैं, ये पोर्टफोलियो में हम बड़े मैक्रो कॉल्स नहीं लेते टू कंस्ट्रक्ट। तो हम सेक्टर डिविएशन बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बट हम सिक्योरिटी सिलेक्शन, जैसे मैंने कहा, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म रिसर्च अप्रोच एक्सेट्रा, हम उस बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ और प्रतीक, आपने जिन जिन पॉकेट्स का जिक्र किया जहां पर आप ओवरवेट हैं इस फंड के थ्रू, जहां ज़्यादा कंफर्टेबल है, फॉर इंस्टेंस अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की ही बात करें, आप जो वैल्यूएशन डिसिप्लिन है उसको कैसे हैंडल करते हैं जब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसी थीम्स थोड़ी ओवरहीटेड हो जाती हैं? क्या एग्जैक्टली अप्रोच रहती है तब? नहीं, जरूर। देखिए, ये तो मार्केट में हमेशा ही होता है कि जब ऑप्टिमिज्म होता है तो देयर इज अ पीरियड वेयर स्टॉक्स आर, एज यू सेड, थोड़े ओवर हीट हो जाते हैं या वैल्यूएशंस रन अहेड ऑफ फंडामेंटल्स। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरली हमारा फोकस इज टू रिकैलिब्रेट एंड रीबैलेंस द पोर्टफोलियो। अगर हमें लगता है कि वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी कैप्चरिंग इन 3 या 4 years ऑफ अर्निंग्स अहेड, हम जनरली उधर प्रॉफिट बुक करते हैं एंड देन वी ट्राई टू मूव टू अदर सेक्टर्स जहां हमें आज के दिन काफ़ी सबड्यूड आउटलुक दिख रहा है और नियर टर्म मे बी नॉट बी गुड, अच्छा नहीं होगा, बट अगर आप 2 या 3 साल का व्यू लेंगे तो दैट सेक्टर कैन डू वेल। तो इस हिसाब से डायनामिकली बैलेंस पोर्टफोलियो और अप्रोच हम मैनेज करते रहते हैं। अगर आप पिछले 1 साल देखेंगे, देर आर पीरियड जहां हमारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एक्सपोजर काफ़ी कम रहा है और जैसे हमने देखा है वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड अ लॉट एक्सेट्रा, हमने फिर धीरे धीरे उसी सेक्टर में अपने वेट्स बढ़ाए हैं। ओके अच्छा, अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो को समझना चाहें प्रतीक, तो मैं एक जेनरिक व्यू आपका लेना चाहती हूँ। एक तो मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर इन जनरल यहाँ से आपका व्यू क्या है? वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है? वैल्यूएशन अभी भी रिच है और करेक्शन आ सकता है? एग्जैक्टली क्या अप्रोच है ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर और कौन सी वो 2-4 थीम है जो कि अभी कंप्लीटली आप अवॉइड करेंगे? जरूर। नहीं, देखिए, एक मिड एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा हमें स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बट इन जनरल अगर आप एज अ बास्केट, अगर आप मुझे पूछेंगे, फ्लोज इन दिस सेगमेंट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप कंटिन्यू टू रिमेन स्लाइटली स्ट्रॉन्ग और उधर वैल्यूएशन कंफर्ट स्लाइटली कम है। तो आई थिंक 2 या 3 साल की ग्रोथ और अर्निंग्स विजिबिलिटी इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, एटलीस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप्स। बट उसी के सामने अगर आप लार्ज कैप्स देखेंगे, लार्ज कैप्स स्लाइटली लुक मोर चीप फॉर द ग्रोथ विजिबिलिटी विच दे ऑफर। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली मिड एंड स्मॉल कैप में वन हैज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। आई डोंट थिंक सो यू कैन और आप ब्लाइंडली इन दो सेक्टर्स में पैसा डाल सकते हैं। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। दैट वाज वन। और दूसरा जो आप बता रहे, आपका क्वेश्चन था ऑन विच सेक्टर्स टू अवॉइड।
देखिए अगेन सिलेक्टिवली couple of sectors जो वी आर नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर अवॉइडिंग. वन इज क्लियरली विद इन कैपिटल गुड्स. अगर आप डिफेंस को देखेंगे एज अ सेक्टर और एज अ सब सेक्टर, हमें लगता है वैल्यूएशंस आर क्लियरली रन आउट ऑफ और आर अहेड ऑफ फंडामेंटल्स ओवर देयर. तो वो एक सेक्टर है जो हम अवॉइड करेंगे. दूसरा टेलीकॉम इज अनदर सेक्टर. ऑल्दो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन द लास्ट 12 months. अगेन वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 2 या 3 साल की अर्निंग्स आई थिंक दैट सेक्टर इज ऑलरेडी प्राइसिंग इन. तो ये दो एक सेक्टर्स हैं जहां हम स्लाइटली कॉशियस स्टांस बना के बैठे हैं. एक आईटी सर्विसेज भी है, ऑल्दो करेक्शन हो चुका है काफ़ी हद तक, बट आई मीन स्टिल स्लाइटली ग्लोबली जो थीम्स रन हो रहे हैं ऑन एआई एक्सेट्रा, मुझे लगता है कि मे बी अर्निंग्स ग्रोथ माइट नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज जो लोग सोच रहे हैं. सो ये 2-3 बिग पॉकेट्स हैं जहां हम स्लाइटली अंडरवेट पोजीशन है और कॉशियस हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, अच्छा, अगर पोर्टफोलियो बनाना हो करंट मार्केट में तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से हाइब्रिड फंड की प्लेसमेंट किस तरीके से हो सकती है? क्या ये वेल सूटेड है? एटलीस्ट कितना होराइजन इन्वेस्टर्स लेकर चलें? देखिए द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ इक्विटी एंड डेट, और विद दिस यू ऑल्सो गेट इक्विटी लाइक टैक्सेशन. मेरे हिसाब से एनीवन हु इज एंटरिंग द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, हु कैनॉट हैंडल अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन हिज पोर्टफोलियो, उनको ये प्रोडक्ट देखना चाहिए वेयर द वोलेटिलिटी इज स्लाइटली लोअर, बिकॉज हमारे पास एक डेट कंपोनेंट भी होता है. प्लस अगर आप 5 या 10 साल का व्यू लेंगे तो ये कैटेगरी और ये प्रोडक्ट कैन गिव यू गुड वेल्थ कंपाउंडिंग विथ लोअर रिस्क. तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या फिर कोई हु इज वेरी क्लोज टू रिटायरमेंट जिसका स्लाइटली ऑब्जेक्टिव इज थोड़ा सा कैपिटल प्रिजर्वेशन भी हो जाए, ये दो बारबेल स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से ये दो कोहॉर्ट के लिए ये पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता है. अच्छा, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल आई वुड से एनीवन विद मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल ये देखना चाहिए. ओके, अच्छा, आपने डेट पोर्शन की बात की, मुझे पहले पूछना था इनफैक्ट प्रतीक, बट आपने भी जवाब दिया डेट पोर्शन को लेकर. तो मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, जो भी डेट पोर्शन आपके इस फंड में है, जो भी कॉम्पोजिशन है परसेंटेज टर्म्स में या जहाँ जहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ एक सेफ्टी और एक कह सकते हैं कि बैलेंस करने का पर्पस है, या फिर इनकम जनरेशन स्टेबिलिटी के साथ साथ जो टैक्टिकल रीएलोकेशन बफर होता है उसको भी लेंड करना है? नहीं, आई थिंक इट इज बोथ. फर्स्टली स्टेबिलिटी भी देनी है पोर्टफोलियो को. दूसरा, जैसे हमने बोला, हम ड्यूरेशन या इंटरेस्ट रेट कॉल्स भी लेते हैं इस पोर्टफोलियो में टू क्रिएट सम अल्फा, एंड ऑल्सो आपको रीबैलेंसिंग में भी हेल्प करता है. तो ये तीनों चीज हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इस पोर्टफोलियो में ऑन द डेट साइड. ओके, और कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स इस तरीके के फंड को चूज कर सकते हैं? आपने हालांकि मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल की बात की, बट इन जनरल अगर हम उन व्यूअर्स की बात करें, उन इन्वेस्टर्स की बात करें जिनके पास लार्ज कैप्स भी हैं, मिड कैप्स भी हैं, स्मॉल कैप्स भी हैं, क्या उन तीनों फंड कॉम्बिनेशन के साथ भी क्या इस अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को प्लेस किया जा सकता है? मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स ले सकते हैं? जरूर. देखिए आई मीन जैसे मैंने बोला, एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो का सब पार्ट है ये. तो एज एन एसेट एलोकेशन थीम, एनीवन जो जैसे फर्स्ट टाइम टू मार्केट हो और एनीवन जिसको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना हो बट थ्रू डेट प्लस इक्विटी, इसमें क्या होता है कि आपको टैक्सेशन, एज आई सेड, ओनली इक्विटी टैक्सेशन लगता है, आपको डेट टैक्सेशन नहीं लगता है डिस्पाइट हैविंग 20% डेट. तो उस हिसाब से इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स रिस्क प्रोफाइल एंड एपेटाइट, मैं ऐसा कहूँगा. तो जिसका रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट स्लाइटली मॉडरेट है, आई थिंक दे कैन कंसिडर दिस इन देयर पोर्टफोलियो. ओके, तो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इस तरीके के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं. बिगनर्स हों या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हों, सबके हिसाब से ये सूटेड हो सकता है. और प्रतीक ने इनफैक्ट तमाम डिटेल्स इस फंड के हमारे साथ शेयर की भी हैं. कहाँ एक्सपोजर है, क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स को लेकर किस तरीके के अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक्टिवली मैनेज फंड है, डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है और अकॉर्डिंगली वेन एवर वेर एवर चेंजेस किए जाते हैं. थैंक यू सो मच प्रतीक आने के लिए शो में और इस फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. और इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही. ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर. फायदेमंद फंड्स में इतना ही. नमस्कार.